तो जो जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों को आज एक सरप्राइज मिलेगा कि हम लोग आज से नए नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं और वो नया तरीका आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। हम लोग रेडी किए हैं मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी का ढेर सारा पीपीटी जो कि बिट बाय बिट हर एक पॉइंट को कवर अप करता है और हेल्प करता है स्टूडेंट्स को आसानी में कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, उसके साथ साथ चीजों को समझने में। तो शुरू करते हैं हमारा क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल या फिर एक स्टोरी सुना के आपको समझाना चाहता हूं पावर शेयरिंग क्या होता है। अगर हम लोग एक स्कूल में जा रहे हैं और हम लोग पर्टिकुलर क्लास 10th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास 10th में हम लोग जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये आ रहा है क्या एक टीचर सारा सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है? नहीं, प्रॉब्लम उस टीचर के लिए भी होगा और भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 सेक्शन है। चलो ठीक है, एक टीचर मेकअप कर ले रहा है मान लो पढ़ाई, ओके, सारा सब्जेक्ट का, लेकिन अभी सेक्शन डिवाइड हो जा रहा है। सेक्शन डिवीजन इन द सेंस क्या, क्लास 10th का ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अभी मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल टू टेक और हैंडल ऑल द क्लासेस फॉर अ सिंगल टीचर? नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन अभी ये आया कि अभी इसको सोल्यूशन कैसे डालें। सोल्यूशन ये है कि हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर। यस और नो? यस, इट इज द सोल्यूशन। हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, जिसके वजह से जो जो सब्जेक्ट में परफेक्ट है, मतलब जो टीचर जो सब्जेक्ट में परफेक्ट है वो वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जिसमें हेल्प मिल जाएगा स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में लिए। इतना समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एक क्लास का बात कर लिए। अभी क्लास 1 to 10 तक क्लासेस है। उसके बाद एक स्कूल में बहुत सारा चीजें रहता है, जैसे कि रिसेप्शन ड्यूटी भी है। यस और नो? उसमें वहां पे एक चेयरमैन भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर भी चाहिए। ऐसा बहुत सारा चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है एक स्कूल में और कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप सोचो कि हमारा कंट्री तो इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा कंट्री, उसमें इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे स्टेट्स में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, उसमें फिर विलेजेस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो यहाँ पे क्या एक प्रेसिडेंट सब चीज को संभाल सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे एक प्रेसिडेंट सारे चीजों को संभाल सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं यार। तो अभी रिक्वायरमेंट किस चीज का है? नहीं, प्रेसिडेंट का पावर थोड़ा हम लोग दूसरे तीसरे जगह दे देंगे और दूसरे तीसरे स्टेट में भी दे देंगे, और वो स्टेट में भी क्या एक चीफ मिनिस्टर सारा चीजों को संभाल सकता है? नहीं। तो उसका पावर भी हम लोगों को फिर बांटना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक इंसान के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, और वो अकेला काम ना करके सब लोग मिल के काम करते हैं। तो पावर क्या हो गया? शेयर हो गया। पावर क्या हो गया? शेयर हो गया। मतलब एक प्रेसिडेंट पूरे कंट्री को नहीं चला सकता, तो प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी चाहिए, एमपीज भी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए भी चाहिए। उसके साथ हम लोग देखते हैं सरपंच भी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर चाहिए। तो ये पावर बांट दिया जाता है। ये क्या होता है? पावर बांट दिया जाता है ताकि सब लोग अपने अपने एरिया का ख्याल रख सके। तो चलो अभी हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग ओवरव्यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे क्या है देखते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हम लोग डेमोक्रेसी पढ़े थे, याद करो, क्लास 8 में, सॉरी क्लास 9 में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। तो आगे अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, we noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the state। हम लोग डेमोक्रेसी में ये पढ़े थे कि डेमोक्रेसी में सारा ताकत कोई एक बॉडी ऑर्गन में नहीं रहता। अच्छा, कोई एक ऑर्गन में नहीं रहता। तो क्वेश्चन है कि सर व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी? यस, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे भी क्या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन सारा चीजों को संभाल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी पावर शेयरिंग देख रहे हैं कि तीनों मिलके संभाल रहे हैं।
And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. मतलब क्या, अगर हम लोग को डेमोक्रेसी बनाना है तो हम लोग को पावर बांटना पड़ेगा 3 ऑर्गन में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में, जो कि हम लोग पिछले साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं इन दिस एंड the next 2 chapters we carry this idea of power sharing forward। तो हम लोगों को जो एक पावर शेयरिंग का छोटा सा हिंट मिला था, वो हिंट को अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये चैप्टर और आने वाले 2 चैप्टर के माध्यम से। ओके, तो क्या लिखा है देखते हैं। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। अभी हम लोग 2 स्टोरी से शुरुआत करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि both these stories are about how democracies handle demands for power sharing। कि डेमोक्रेसी किस तरह से जो डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग मतलब क्या, एक जन के अगर हाथ में ताकत है तो वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो पावर शेयरिंग नेसेसरी है। और अगर भी वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या एक इंसान सब चीजों को संभाल सकता है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजों को संभाल सकता है? क्या एक सुप्रीम बॉडी सारी चीजों को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। तो उस केस में भी हमें पावर शेयरिंग का जरूरत है। और डेमोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बॉडी है जो कि पावर शेयरिंग को सपोर्ट करता है। और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या, अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग है, और डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग को स्ट्रेंथन करता है, या फिर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, वाइस वर्सा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। द स्टोरीज यील्ड, द स्टोरीज मतलब क्या, द स्टोरीज अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका, द स्टोरीज अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका। द स्टोरी यील्ड some general conclusions about the need for power sharing in democracy। ये स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का जरूरत क्यों है। अच्छा, तो डेमोक्रेसी मतलब क्या, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी इज बेसिकली पीपल्स गवर्नमेंट, हम लोगों का, सिटीजन का गवर्नमेंट। हम लोग रूल करते हैं, और हम लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर पाएंगे बोल के हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो हमारे बदौलत हमें रूल करता है, या फिर हमारे लिए सब चीजों का सुविधा करता है। कौन सुविधा करता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो इनडायरेक्टली हम ही रूल किए ना। और हम लोग हमेशा ही डेमोक्रेसी में अपना बेनिफिट, अपना फायदा ढूंढते आए हैं, ढूंढते हैं, और डिमांड भी करते हैं, और डिमांड करते रहेंगे, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट है भाई। हमारा जैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो पाए हम लोग उसके लिए कोशिश लगाए रखेंगे। और डेमोक्रेसी में देखना, जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मतलब इलेक्शन के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उससे पहले जब इलेक्शन होता है तो वो लोग भी प्रपोजल देते हैं कि मैं आपके लिए इतना अच्छा काम करूंगा। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी से रहते हैं, वोट के लिए क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, मैं आपके लिए वो काम करूंगा। 5 साल का टाइम मिलता है। हम लोग देखते हैं कि ये हमें चीट किया, 5 साल तक अच्छे से रूल नहीं किया, अच्छे से सब चीजों को नहीं संभाला, तो हम लोग क्या करते हैं, रूल चेंज कर देते हैं, हम लोग पार्टी चेंज कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बस खत्म। तो डेमोक्रेसी मतलब हमारा ही गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या जरूरत है, हम लोग वो देखेंगे। मतलब गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के जो पास पावर है वो बाकी गवर्नमेंट के अंदर क्यों बंटना चाहिए, वो पावर शेयरिंग हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, बाकी लोगों के बीच में मतलब क्या, बाकी गवर्नमेंट के बीच में कि बाकी कम्युनिटीज के बीच में भी, आगे नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट भी, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आदिवासी भी रहे, वुमेन भी रहे, उसको भी तो पावर शेयरिंग बोलेंगे ना। हर एक लैंग्वेज का इंसान रहे, उसको भी हम लोग पावर शेयरिंग बोलेंगे। वाह, कि पावर सब बीच में, सब लोगों के बीच में बट रहा है। All this allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters। हम लोग इन 2 चैप्टर में पढ़ेंगे various forms of power sharing। मतलब पावर शेयरिंग हो रहा है अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से मतलब क्या, सारे कम्युनिटी को भी मिल रहा है पावर। सारे कम्युनिटी को इन द सेंस क्या, क्वेश्चन आ गया सर, व्हाट डू यू मीन बाय सारे कम्युनिटीज को पावर मिल रहा है? सारे कम्युनिटीज को पावर मिल रहा है मतलब वुमेन लोगों को भी पावर मिल रहा है, हर एक लैंग्वेज के लोगों को पावर मिल रहा है, आदिवासी कम्युनिटीज को भी पावर मिल रहा है, जो दलित हैं उनको भी पावर मिल रहा है, ताकि वो लोग अपना कम्युनिटी को बचा पाए। उसके साथ साथ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना है, उसमें से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी मिल रहा है, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रहा है, सबके बीच में पावर डिवाइड हो रहा है, बंट रहा है, शेयर हो रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट,
बेल्जियम एंड श्रीलंका। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पीपीटी मैं जानता हूं बहुत खूबसूरत बना है, आप सब लोग बहुत खुश हो जा रहे होंगे। ओके तो बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में अभी हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम एक छोटा सा क्या है? कॉन्टिनेंट है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब हमारा इंडिया का हरियाणा एक स्टेट है, उससे भी छोटा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन है? बेल्जियम। उससे भी छोटा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन है? बेल्जियम। लेकिन हरियाणा एक स्टेट है, लेकिन बेल्जियम एक क्या है? कंट्री है, जो कि कहां पे है? यूरोप में है। इट हैज borders with Netherlands, France and Germany। अगर हम लोग देखें, बेल्जियम के बॉर्डर में नेदरलैंड है, फ्रांस है और जर्मनी भी है। नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या लिखा है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यहां पे लिखा है कि इसका अगर हम लोग पॉपुलेशन का बात करें तो इसका पॉपुलेशन अ लिटिल मोर देन 1 करोड़ है। मतलब क्या? 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का पॉपुलेशन कहां पे है? हमारा बेल्जियम में है, जो कि अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब हरियाणा का आधा पॉपुलेशन है वो। सोचो तुम लोग, हरियाणा एक स्टेट है, वो एक कंट्री है। हरियाणा हमारा जो स्टेट है उसका आधा पॉपुलेशन है हमारे इस कंट्री में। इतना समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये सारा पॉइंट्स को आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टोरी दोनों के बारे में। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब क्या? यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, उसको हम लोग बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। हाँ कि नहीं? कॉम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, द रिलीजन दे कैरी। हाँ कि नहीं? इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सबको हम लोग बोलेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन। देखते हैं क्या है, कैसे ये कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम लोग कंट्री का टोटल पॉपुलेशन देखें, अगर हम लोग कंट्री का टोटल, ऑब्वियसली टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? 100%। हाँ कि नहीं? वो 100% में से फ्लैमिश रीजियन में 59% लोग रहते हैं जो कि डच बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक बार मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। वाह, हम लोग अगर देखें फ्लैमिश रीजियन में, कौन से रीजियन में? फ्लैमिश रीजियन, मतलब एरिया का बात चल रहा है। फ्लैमिश रीजियन ये टोटल है बेल्जियम। बेल्जियम में जो फ्लैमिश रीजियन है, वो फ्लैमिश रीजियन में 59% पॉपुलेशन है जो कि डच लैंग्वेज बोलता है। जो कि कौन सा लैंग्वेज बोलता है? डच लैंग्वेज बोलता है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं कौन सा रीजन है भाई? वेलोनिया रीजन है। कौन सा रीजन है? वेलोनिया रीजन। और ये वेलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो ज्यादा पॉपुलेशन क्या बोल रहा है? डच। ज्यादा पॉपुलेशन क्या बोल रहा है? डच। और कम पॉपुलेशन क्या बोल रहा है? फ्रेंच। डच बोलने वाले रहते हैं फ्लेमिश रीजन और फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं वेलोनिया रीजन। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो अभी कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग पूछो सर 59 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 99, व्हाट अबाउट 1%? और 1% कहां गया? देखेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। वो कॉमन आ गया। वो क्या आ गया? कॉमन। पॉइंट पॉइंट समथिंग पकड़ के चल लो। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो बेल्जियम है, जो क्या है? बेल्जियम। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लेमिश और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोनिया रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल बेल्जियम। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? यहाँ पे बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। नेक्स्ट, तो ब्रुसेल जो है ये बेल्जियम का कैपिटल है और यहां पे फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग 20% है। मतलब फ्रेंच यहां पे 80%, डच यहां पे 20%। फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा, डच बोलने वाले कम। फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा और डच बोलने वाले कम। लेकिन उल्टा है, एक चीज देखो, बेल्जियम का अगर हम लोग बात करें, बेल्जियम में डच बोलने वाले ज्यादा, फ्रेंच बोलने वाले कम। बेल्जियम में डच बोलने वाले ज्यादा, फ्रेंच बोलने वाले कम। लेकिन बेल्जियम के कैपिटल जो कि ब्रुसेल्स है, यहां पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा और डच बोलने वाले कम। यहां पे 59-40, यहां पे 80-20, यहां पे 80-20। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो यहां पे आ गया जो 1% का मैं बात कर रहा था, दे आर जर्मन स्पीकर्स। दे आर
जर्मन स्पीकर्स, वो लोग कौन सा लैंग्वेज में बात करते थे? जर्मनी। कौन सा लैंग्वेज में बात करते थे? जर्मनी। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको और एक बार समझा देता हूं। बेल्जियम एक कंट्री है, वहां पे दो रीजन डिवाइड हुआ है। एक रीजन को बोलते हैं हम लोग फ्लैमिश रीजन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेलोनिया रीजन। फ्लैमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो लोग 59% लोग हैं, और वेलोनिया रीजन में जो रहते हैं वो लोग हैं 40%। फ्लेमिश रीजन में जो 59% लोग रहते हैं वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। वलोनिया रीजन में जो 40% रहते हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के जो 1% रह गए वो लोग जर्मन स्पीकर्स हैं। और जो बेल्जियम का कैपिटल है वो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में जितना पॉपुलेशन है उसका 80%, ब्रुसेल में जितना पॉपुलेशन है उसका 80% कौन सा लैंग्वेज बोलता है? फ्रेंच। और उसका 20% कौन सा लैंग्वेज बोलता है? डच। उसका 20% कौन सा लैंग्वेज बोलता है? डच। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। द माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अच्छा मुझे बताओ, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। ब्रुसेल में फ्रेंच 80% है, डच 20%। लेकिन हम लोग तो बात बेल्जियम का पहले करेंगे ना। बेल्जियम में तो 40% है। कौन लोग 40% है? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो जो 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो लोग पॉपुलेशन वाइज कम हुए, क्योंकि 59% तो डच है ना। तो ज्यादा कौन है? डच है, तो कम फ्रेंच है वो टोटल कंट्री में। तो यहां पे लिखा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो लोग पॉपुलेशन वाइज कम थे, लेकिन दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो लोग मालदार पार्टी थे। वो लोग क्या थे? मालदार पार्टी थे। एंड दे वर आल्सो पावरफुल। यू नो व्हाट इज पावरफुल? द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ मनी। सो दे वर रिच एंड पावरफुल। तो प्रॉब्लम होगा क्या? प्रॉब्लम होगा, आगे देखते हैं। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता था क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिच एंड पावरफुल थे, तो हमेशा से ही एजुकेशन का हो या फिर दूसरे किसी चीज का हो बेनिफिट रिच लोगों को मिलता था। मतलब कौन से स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलता था? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलता था, क्योंकि वो लोग रिच एंड पावरफुल थे। तो बाद में जाके फिर डच लोगों को पूछा जाता था। बाद में जाके किसको पूछा जाता था? डच लोगों को पूछा जाता था। तो और एक बार रिपीट करो, पॉइंट पढ़ो, देखो एक बार। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. बहुत बाद उनको फिर एजुकेशन का बेनिफिट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला। तो शुरुआत में किनको मिलता था? डच वालों को कि फ्रेंच वालों को? फ्रेंच वालों को। किन लोगों को मिलता था? फ्रेंच वालों को। This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during 1950s and 60s. मतलब क्या 1950वीं सदी और 60वीं सदी, 1950s and 60s में इसी वजह से टेंशन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? टेंशन। मतलब दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और डच वाले ऑब्वियसली वो लोग पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, लेकिन उन लोगों को बेनिफिट बहुत लेट में मिल रहा है। लेकिन तुम लोगों को तो पता है कि जहां पे रिवॉल्यूशन होगा और अगर आप पॉपुलेशन वाइज ज्यादा हो और अगर आपके बात में दम है तो अंगारो सा अंबर सा लगता है मेरा सामे। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगा? माइनॉरिटी वाले को, है कि नहीं? और वो लोग जो चीज के लिए लड़ते थे वो किसके लिए लड़ते थे? हक के लिए लड़ रहे थे, अच्छे चीज के लिए लड़ रहे थे। उनका पॉइंट में दम था, उनके पॉइंट में दम था। So the tension between the two communities was more acute in Brussels. लेकिन ज्यादा एक्यूट कहां पे था ये टेंशन? ब्रुसेल्स में। अच्छा मुझे बताओ, ब्रुसेल क्या है? Brussels was the capital of Belgium. Brussels was the capital of Belgium. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि सब लोग लड़ तो रहे हैं कंट्री में, लेकिन कंट्री का जो कैपिटल है वहां पे तो पॉपुलेशन ज्यादा फ्रेंच वालों का है। वहां पे पॉपुलेशन वाला ज्यादा किसका है? फ्रेंच वालों का। और डच का पॉपुलेशन कम है।
डच का पॉपुलेशन क्या है, कम है। समझ में आ गया। तो वो टेंशन क्या क्रिएट हुआ था, टेंशन क्या क्रिएट हुआ था, मैं और एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। टोटल कंट्री है, कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम है, 59 40। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो लोग रिच एंड पावरफुल थे, वो लोग रिच एंड पावरफुल थे, जिसके वजह से वो हर एक चीज का गलत फायदा उठाते थे। इकोनॉमिक बेनिफिट भी उनको पहले मिलता था, एजुकेशनल बेनिफिट भी उनको पहले मिलता था, सब चीज का बेनिफिट उनको पहले मिलता था। तो डच वाले बोले हम लोगों को क्या मिलेगा, तंबोरा, हम लोगों को क्या मिलेगा बोले वो। फिर फाइनली वो लोग रेवोल्यूशन किए। कब, कौन सा टाइम में किया, 1950s एंड 60s। तो ये हो गया हमारा एक स्टोरी। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यस खत्म हो गया एक स्टोरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। स्टॉप।